प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान का तिब्बी मुआयना रिपोर्ट जारी। इमरान खान की आंख के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुतजाद बयानात, हुकूमत की जानिब से बेहतरी का दावा, जबकि अपोजिशन का मुतालबा कि ज़ाती मुआलिजीन को इमरान खान का तिब्बी मुआयना करने दिया जाए। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी का इमरान खान के खिलाफ सख्त बयान। रियासत मदीना वाला कभी आंख के दर्द का रोना रोता है, कभी दूध न मिलने का शिकवा करता है। मैंने 14.5 साल जेल काटी, तकलीफें बर्दाश्त की। सियासत में मुकाबला सियासत समझ कर करना होगा, भड़कों से कुछ हासिल नहीं होता। तवानाई महाज पर यू टर्न, नेट मीटरिंग पर अहम वजाहत। नेपरा की नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम। पुराने सोलर सारिफीन के मुआहदे मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे और उन पर नए नेट बिलिंग कवायद लागू नहीं होंगे। हुकूमत की नजर सानी दरखास्त के बाद फैसले पर तवानाई शोबे और सोलर सारिफीन की नजरें मरकूज हैं। भारत के हाथों शाहीनों को इबरतनाक शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप में भारत से 61 रन की शिकस्त। सुपर 8 तक रसाई खतरे में। साबिक क्रिकेटर्स की सीनियर्स को बाहर बिठाने और सियासी मुदाखलत खत्म करने की आवाज बुलंद। इन तमाम टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो एक हमने देखा है कि पूरे वीकेंड के ऊपर यही कुछ चलता रहा और अब इस मामले को अगर हम कहें तो सिचुएशन स्टिल फ्लूइड, कुछ कहीं समझ नहीं आ रहा किधर जा रही है। एक तरफ हुकूमत जो है वो तसल्लियां करा रही है, लेकिन ऑपोजिशन अपने मुतालबे पर अड़ी है, मुतालबा भी नाजायज़ नहीं है। कैसे देख रहे हैं जी? अभी ये क्राइसिस टला नहीं है और इस वक्त हालात बड़े गंभीर हैं कि आप देखें केपी और पंजाब और केपी और वफाक और आज़ाद कश्मीर के रास्ते, जीटी रोड और मोटरवे बंद हैं। ये अभी आपने इब्तदाई में ये इल्ज़ाम नहीं है, ये लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब ने फरमाया है। और उन्होंने मज़ीद भी ये कहा है कि अगर ये ना रास्ते खुले तो ये वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि मसला क्या है। मुझे नहीं समझ आती कि क्या गवर्नमेंट के आड़े आ रहा है कि अगर इमरान खान के ज़ाती मुआलिज और उनके ख़ानदान को की तशफ़ी करवा दी जाए। गवर्नमेंट ने अब रिपोर्ट दी है, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने बताया है और बकौल तारड़ साहब के कि उनकी एक आंख जो है जो मुतासर थी, जिसके मतलब ये पहले उनके वकील ने बताया था इमरान खान को कोट करते हुए कि 85% वो उसकी उनकी एक आंख राइट जो आंख है वो जा चुकी है, उसकी बिनाई। अब वो तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि वो अगर ऐनक लगा लें बेहतर वाली तो एक आंख की 70% तक उनकी ठीक है और दूसरी आंख 6/6 है, बिल्कुल ठीक है। तो कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। उनके ख़ानदान के लिए और उनके डॉक्टर्स के लिए फ़िक्र की बात है, वो उनको एतबार नहीं है। उनके डॉक्टर्स का अभी क्लिप सारा दिन चलता रहा है कि उनके डॉक्टर्स ने कहा है जी हमें बड़ी तफसीलन उनके डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है और वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी सूरत हाल बेहतर है। मगर मैं ना इसकी तरदीद कर सकता हूँ ना ही ये तस्दीक कर सकता हूँ कि ये बात ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ना उनका मुआयना किया है, ना उनको देखा है, ना उनसे बात की है। तो मैं नहीं समझता हूँ क्यों गवर्नमेंट को ये एक ज़िद का इशू क्यों बना हुआ है। क्योंकि इस वक्त आप देखें ना सिर्फ कि जब एक सूबे की और वफाक की इकाइयों के दरमियान में ट्रैफिक रुकी हो कि कभी वो रोक देते हैं कभी खोल देते हैं, ये मेन शाहराहें हैं, उसका एक मैसेज जाता है, गलत जाता है और कई दफ़ा ना चाहते हुए भी कोई शरारत कर सकता है, कोई हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। हमारे दुश्मनान भी मौजूद हैं और ऐसे मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये चांस क्यों लिया जाए। साथ में इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पिछले 3-4 दिन से जो पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो धरना दे के बैठे हैं। सुहेल आफरीदी एंड कंपनी जो है वो केपी हाउस के अंदर इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है। अमीर साहब, धरना नहीं, उनको तो बल्कि महबूस किया हुआ है। उनका ये कहना है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, महबूस किया हुआ है, मगर एक स्टेलमेट तो चल रही है ना। पार्लियामेंट्री लॉजेस में भी ऐसी ही सूरत हाल है। कोई वहाँ से ये चलता है कि जी रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, और एक क्राइसिस है जो कि मैं समझता
हूँ गैर ज़रूरी है, जिसका हल बड़ा आसान से है कि क्यों उनकी वाई नॉट, उनकी तशफ़ी करवाने में क्या हर्ज है। जब गवर्नमेंट ये रिपोर्ट अपनी दे भी रही है तो वो फिर इसलिए भी दो वजूहत, माजी के अंदर जो है हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर नवाज शरीफ साहब की जब रिपोर्ट आई थी तो वो बाद में पता चला था, जो वहाँ साल 2 साल वो फिर वापस नहीं आए थे, कि वो उसके अंदर वो सच्ची रिपोर्ट नहीं थी। अगर ये कहती है, उनका ख़ानदान ये कहता है कि हमें एतबार नहीं है, तो उसका एक माजी है। दूसरा, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि वो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस देते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनकी जो है उनके वकील साहब भी भेजे गए उनकी इमरान खान के पास, फिर उसके बाद उनका मुआयने का भी कहा, मगर साथ में अगर ये एक तशरीह एक लाइन और ऐड कर दे कि उनके ज़ाती नॉलेज को भी शामिल कर लिया जाए या उनके ख़ानदान को भी उनसे मिलवाया जाए, उनकी मौजूदगी में किया जाए, तो क्या हर्ज था। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, गवर्नमेंट भी रिलक्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह की चीज़ें कई दफ़ा एक्सप्लोड हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, और ये इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर, ये आग से खेलने वाली बात है। ये इसको गैर ज़रूरी तौर पे फैलाया जा रहा है, बिल्कुल अननेसेसरीली। ये आमिर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है और इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा मैच होता है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इस मैच में जो हुआ कल, इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नुमान नियाज, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इज विद अस, क्रिकेट स्पेशलिस्ट स्पेशली, और कुछ उन्होंने बातें भी की थी, इस हवाले से उनको वेलकम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं आप। मैं क्या कुछ आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकता कि आपकी ज़ुबान का क्या रंग है, मगर प्रोफेटिक बातें आप कर गए थे जो वैसे हो गई। और मेरे जैसे कमज़ोर दिल के लोग तो मैच मैं तो बीच में से छोड़ के देखना बंद कर दिया था। तो अब ये उस वक्त भी आपसे पूछ रहे थे कि इस बेइज्जती से बचने के लिए बेहतर है ना ही खेलते। देखिए आमिर भाई और रबिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। वेरी क्विकली आमिर भाई, हमें कई दफ़ा ना पब्लिकली कुछ और कहना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे नेशनलिज्म थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, बट अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछें तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि एक तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट ऑपरेशंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल मसल्स प्रेजेंस या इकोनॉमिक इकोसिस्टम, आईसीसी में वो तो हम कर चुके हैं। आपको इतना मैं परेशान कर दूँ, कल का मैच भी जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसका 10 सेकंड का स्लॉट $45,000 का बिका था, कल $77,280 का बिका है 10 सेकंड का स्लॉट, डबल प्राइस पे। नहीं, ये रफली लोगों को स्केल समझ नहीं आता कि ये कितना पैसा बन जाता है। ये भाईजान इंडियन बनता है 70 लाख रुपया पर 10 सेकेंड। हमारा 3 से मल्टीप्लाई कर लें। हाँ जी, तो अब ये बन गया कोई 2.25 करोड़ 10 सेकंड का पाकिस्तानी रुपया, 10 सेकंड का। So was it worth it? ओके, वर्थ इसलिए कि वो कमा लेते हैं ना ब्रॉडकास्टर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आई बॉल्स का व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप ट्रांसलेट होती है कमर्शियल एयर टाइम में और फिर मोनेटाइजेशन होती है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो आपको अदरवाइज जब आप कंपटीशन की अगर बात करेंगे ना आमिर भाई, तो आई बी वेरी ब्लंट, हमने 3-4 तबाहियां की हैं अपने साथ। एक तो जब मॉडर्न क्रिकेट हम लफ्ज अल्फाजी इस्तेमाल करते हैं, बट हमारे स्लॉगर्स हैं स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग। कल आपको ईशान किशन ने करके दिखाई, और ईशान किशन ने क्यों करके दिखाई कि वो अब रोहित शर्मा के बाद ये यशस्वी जायसवाल की बनती थी, उसको आना चाहिए था, उसको इन्होंने छोड़ा, संजू सैमसन को उन्होंने छोड़ा, शुभमन गिल को छोड़ा, इसको 2 साल डिसिप्लिन किया, इसने कोई वो डिसिप्लिन इशू था, उसको वापस लेके आए तो आपके सामने द वे ही परफॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि 65 फर्स्ट क्लास खेला हुआ, 273 फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है, टेक्निक है, डिफेंस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था। दूसरा, आपने जो तबाही की वो ये की कि आपने मॉडर्न क्रिकेट को डेवलप नहीं होने दिया। पाकिस्तान में रेजिस्टेंस टू चेंज था, क्योंकि पीसीबी में ऑफिसेस कुछ ऐसे लोग ऑक्यूपाई करते हैं जो उन ऑफिसेस के साथ रेलेवेंट नहीं है, तो वो फिर रेजिस्ट करते हैं कि ऐसी नई चीज़ें ना आए जिनके मुतालिक उनको नहीं पता, जैसे कि साइंटिफिक इंटीग्रेशन नहीं की गई। अभी आपको क्विकली एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया में ऋषभ पंत नहीं खेल रहा अभी इंडिया की टीम में, तो उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी कि 3 टाइम्स हैवियर एटमॉस्फेयर में रखा जा रहा है कि उसके लंग्स डेवलप हों, वाइटल कैपेसिटी डेवलप हो और रेड ब्लड सेल्स डेवलप हों। इंडिया इस हद तक चला गया हुआ है, ठीक है जी।
उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए, साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स बनाए, इंटीग्रेट किया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी, मेरिट पे टीम सेलेक्ट की। 3 दिन पहले सो कॉल्ड माइक हसन ने कहा है कि जी 3 दिन पहले हमने डिसाइड किया था, तो 6 स्पिनर्स कहां से खेलते थे। उसके बाद आपने पावर प्ले में अपनी बॉलिंग कंप्लीट नहीं की। किसी अंधे को भी बताया कि इब्रार अहमद योर बेस्ट स्पिनर, वो लेफ्ट हैंडर्स पे शुरू में गेंद नहीं कर सकता पावर प्ले में। आपने उसको जब पावर प्ले में करवाया लेफ्ट हैंडर को, तो उसने रिलीज, उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई। जब वो तेज हुई, वो आगे गेंद पड़ा, वो स्लॉट में पड़ा, उसको मार लग गई, जो आपका बेस्ट बॉलर था। शादाब को अकोमोडेट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपने 9वां ओवर करवा दिया। उस्मान तारिक जिसका हवा बना हुआ था, सिमुलेट कर रहे थे उसके एक्शंस को इंडियंस, आपको स्ट्राइक बॉलर था, इब्रार की जगह आना चाहिए था। आप उसको तब लेके आए जब मैच ऑलमोस्ट एक साइड पे हो गया, खत्म हो गया, अब तक 11वें ओवर में लेके आए। फिर आपकी हरदर्मी इतनी है कि आप बाद में पोस्ट मैच एनालिसिस में कहते हैं आपके कोच कि यही उसका रोल था और इसी तरह खिलाना। तो यार अगर ये रोल था तो फिर उसको ना खिलाएं। फहीम अशरफ, मैंने पाकिस्तान की वाहिद टीम देखी है जिसमें एक फील्डिंग ऑलराउंडर खेलता है, ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है। शाहीन शाह अफरीदी किसी अंधे को नजर आ रहा था कि उसके घुटने के इश्यूज हैं, मैकेनिकल इश्यूज हैं, वो नहीं है रन, आप रेपुटेशन पे नहीं खिला सकते, आपने उसको खिला दिया। बाबर आजम जहां पे नंबर 4 पे कल उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी गेम खेले, वो अपने प्रेशर में एक अजीबो गरीब शॉट मार के आउट हो गया। डिसग्रेसफुल डिसमिसल था। आपके जो ये 2 लड़के ऊपर से आउट हुए, जो आप समझ रहे हैं स्लॉक किया उन्होंने स्लॉक क्यों किया? सलमान आगा एंड साहिबजादा फरहान, बिकॉज उनके पास स्किल सेट नहीं था कि उस बॉलिंग को, उस स्लाइड सीम को वो रोक सकते। उस्मान खान, आपको लगा होगा बड़े रन्स कर दिए, लेकिन जहां कुलदीप यादव आया उसके पास कोई क्लू नहीं था, ही वाज क्लूलेस। वो स्वीपे मारने लग गया, बाद में निकल के मार दी, मुंह उठा के वो स्टंप हो गया। मिडिल ऑर्डर आपके पास था नहीं। सो दिस इज, मुझे नहीं समझ आई कि हमें ये चीजें पता समझ आती हैं तो इनको क्यों नहीं समझ आ रही थी। और फिर हर धर्मी ऐसी है। अब आपको एक और वर्स्ट चीज बताता हूँ, पाकिस्तान टीम इज नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। They can beat Namibia, they can get into the Super 8, they can win 2 matches out of 3, they can still qualify for semi-finals अगर 11 ढंग के लड़के खिलाएं। लेकिन कल पोस्ट मैच के बाद एक मीटिंग होती है, टीम मीटिंग, और उस टीम मीटिंग में बजाय कि आप उनको पेप अप करें कि ठीक है आप हार गए, आपकी गलत सिलेक्शन थी, गलत डिसीजंस थे, आप उनको इनकरेज करेंगे, आप टूर्नामेंट हो रहा है, आप और मैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट विद इन द टीम उन लड़कों पे वो सारे सीनियर्स पे सारा डाल दिया। कप्तान एक तरफ और वो कोच एक तरफ, 3 सीनियर्स पे डाल के तो साइड पे हो गए। अब उनके साथ क्या होगा, ठीक, ये तो मुझे नहीं समझ आती। सो अनफॉर्चुनेटली इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस, रेजिस्टेंस टू चेंज, फेलियर टू इनकॉर्पोरेट साइंटिफिक, उसको इंटीग्रेट नहीं आपने किया साइंटिफिक टूल्स को, और उसके बाद आप तसव्वुर करते हैं कि फरारी को फिएट या ऑल्टो 800 से हरा लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये अभी क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है, दिल तो हमारे टूट चुके हैं, मगर हम मजीद डीमोरलाइज नहीं कर रहे। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि नामीबिया से जीत के अभी भी हम टूर्नामेंट के अंदर हैं, मगर क्या 1 2 3 4 क्या हमें फौरी तौर पे अगले मैचेस में नॉकआउट नामीबिया के बाद करना पड़ेगा, या इवन नामीबिया वाले मैच पे भी? लेकिन भाई शाहीन शाह अफरीदी शुड गो अवे। बाबा, अच्छा एक और चीज बताता हूँ, कुछ लोगों की ना परफॉर्मेंसेस मास्क हो जाती हैं। जैसे साइम अयूब हमें एज बैट्समैन खिलाते हैं यार, वो ठीक है कल मैच में हमें वापस ले आया विद हिज बॉलिंग, बट ही हैज स्टार्टेड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। पिछले एशिया कप्स में और वर्ल्ड कप्स में वो 14 मैच खेला पाकिस्तान के लिए, 152 रन है, 10.20 की एवरेज है, तो वो बैटिंग कर ही नहीं रहा। मुझे तो वो बैट्समैन चाहिए ना ऊपर से, मुझे तो रन चाहिए उसके, जो उसका रोल है। सो आई पर्सनली फील कि आपको बाबर आजम को अगर तो टीम में सस्टेन करना है, जो कि नहीं बनता, तो उसको आप ओपन करवाएं, वरना आप उसको बाहर बिठाएं और ख़त्म करें। T20 से वो रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद वो फ़खर जमान अंदर लेके आए, आप उस्मान खान को फारिग करें, और उसके वो ये करेंगे नहीं, वो इनका बड़ा हॉट फेवरेट है, पता नहीं क्यों वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिंक ही नहीं होता, और उसकी जगह आप ख्वाजा नाफिज लेके आएँ, शाहीन को आप रेस्ट करवाएं, या आप सलमान मिर्जा को खिलाएं, या आप नसीम शाह को खिलाएं। एक ऑलराउंडर कम करें अगर आपने फ़हीम से बॉलिंग नहीं करवानी, ताकि आपको एक एडिक्वेट रिसोर्स मिले टू प्ले स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि ये तो आपने वो तमाम चीज़ें बताई हैं जो सिलेक्शन के मसाइल हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इस मैच को, और बैटिंग और बॉलिंग का और बैटिंग का कंपैरिजन किया जाए, तो जो हमेशा से पाकिस्तान को एक डिफ़िकल्टी रहती है बैटिंग में और बॉलिंग में, फिर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उन्होंने कंटेन कर लिया। इट वॉज नॉट दैट बैड। बैटिंग को कंपैरेटिवली अभी भी आप यही कहेंगे कि इट इज़ दैट वीक, कि ये आगे भी हमें डिफ़िकल्टी दे सकती है? एक तो आपकी मिडिल ऑर्डर है नहीं,
अगर आपके ऊपर से 2 आउट हो जाएं तो यू आर इन ट्रबल। आपको रोटेशन और स्ट्राइक आती नहीं क्योंकि आपका स्किल सेट नहीं, डिफेंस नहीं है। डिफेंस होगा तो आप रोटेट करेंगे ना स्ट्राइक को। तो एक तो आपकी बैटिंग नॉन एग्जिस्टेंट है, ऊपर के 2 के बाद कोर है ही नहीं आपकी। सलमान आगे आगा अगर नंबर 3 पे आके कोई वो 2 फील्डर जो है वो सर्कल से बाहर होते हैं उसमें कोई रन कर लें तो मिरेकल होगा, वरना ही हैजंट परफॉर्म्ड, ही हैज फेल्ड एज कैप्टन, ही वाज नेवर रेलेवेंट टू T20 क्रिकेट, इवॉल्व्ड अ बिट ऑफ पैची उसने परफॉर्मेंसेस की जब बाबर नहीं था तो नंबर 3 पे आके। अच्छा, आपने जो बॉलिंग की बात की, यू कैन नॉट जस्टिफाई कि 150-55 के पार स्कोर की पिच पे आप 175 करवाएं। तो आपने जो शहीन शाह अफरीदी है वो बॉलिंग ही कर रहा था ना, ठीक है, शादाब खान बॉलिंग ही कर रहा था ना। सो मेरी समझ से बाहर है कि आपने 3 बॉलर्स अगर आपके मिल किए जाएंगे तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आप ये मैच जीतेंगे। तो आपकी बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक है और आप नहीं मैच कर सकते स्ट्रॉन्गर टीम्स को। अभी तो मुझे एक और डर पड़ गया, आज अगर आपने मैच देखा हो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गया। द वे प्रथम नसांका बैटेड और 182 उन्होंने चेस किया है विद ऑलमोस्ट 8-9 बॉल्स टू स्पेयर और 2 आउट हुए थे उनके। तो हमने तो श्रीलंका से अगले राउंड में खेलना होगा, जब हम पहुंचेंगे हमने न्यूजीलैंड से खेलना होगा और इंग्लैंड से खेलना होगा। डॉक्टर साहब, सुपर 4 में आप कौन सी टीमें देख रहे हैं? इंडिया ठीक है हमारे खिलाफ बहुत अच्छा है वो खेले, मगर वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो भी बहुत जल्जल हुए थे, फिर अपसेट्स हो रहे हैं, जिम्बाब्वे का, इस तरह ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं। विच आर द 4 टीम्स यू सी इन जो है सुपर 4? देखिए, एक तो इंडिया न्यूजीलैंड तो आई डेफिनेटली सी देम गोइंग ओवर। अब बाकी 2 रह गई। साउथ अफ्रीका यू कैन नॉट अंडररेट 3। अब जो चौथी टीम है जी वो बड़ा एक्साइटिंग होगा, या तो ग्रॉस अपसेट होगा या फिर जो है मैं ये समझता हूँ अब भी कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है टू एंड अप एट नंबर 4, और या फिर वो इंग्लैंड होगा या पाकिस्तान होगा, और वेस्ट इंडीज यू कैन नॉट रूल देम आउट। सो एक स्लॉट में 3 टीम्स कंपीट करेंगे, बट 3 जो है वो सर्टन है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अब जो है, क्योंकि ये एक था आपका आर्गुमेंट कि जनाब ये हमारे लिए पैसे वाला भी इशू है, डिप्लोमेटिक भी है, मगर ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जो है कौमों मुल्कों का वकार ज़्यादा मैटर करता है। हमने ठीक है वो वकार बचाते बचाते जो कल जो है दिल को, मेरे जैसे कमज़ोर दिल वालों के साथ लोग बड़ी तकलीफ में हैं। वॉज इट वर्थ इट अगेन, आई एम आस्किंग? देखें बात सुने, अनलेस अंटिल यू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू डिसाइड, यू एक्सेप्ट योर फेलियर्स। अब स्ट्रक्चरल फेलियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म आप प्लान नहीं करेंगे। अंडर 17, अंडर 19, 18 मेरिट लेके आए, फेवरेटिज्म खत्म करें, नेपोटिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ प्लेयर्स खत्म करें और साइंटिफिक इंटीग्रेशन करेंगे तो आप 3-4 साल में दोबारा कंपेटिटिव होंगे। वरना स्किल सेट पे माजरत के साथ आपको तो हिंदुस्तान के खिलाफ उतरना ही नहीं चाहिए, मैच में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो फिर ना करने वाली बातें होंगी। ये हम कई सालों से ये मसला चल रहा है और कोई स्ट्रक्चरल तब्दीलियां ना हुई हैं, ना ही मुझे होने का इम्कान नज़र आता है। वही पुरानी सियासत, वही पुरानी फेवरेटिज्म, वही वाला चल रहा है। आपकी 2 किताबें जो हैं वो मज़ीद आ चुकी हुई हैं, मैंने अपने जो है साइड टेबल पे कर ली हैं पढ़ने के लिए। पर मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब, डॉक्टर साहब ने जो प्रोफेटिक बातें की थी वो ज़रा अगर क्विकली दिखा सकें। तो बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी ऑन करंट एंड कंटेम्प्रेरी फॉर्म, क्योंकि वो टीम का बैलेंस खराब कर रहे हैं और उनसे रन हो नहीं पाते जिससे, और वो इवॉल्व नहीं हुए। जैसा सलमान लियागा को अपॉर्चुनिटी मिली थी बिग बैश खेलने के नंबर 3 पे और उसने इवॉल्व होकर दिखाया है कि वो कैसे T20 के साथ अब रेलेवेंट हो गया है। लेकिन उसमें भी एक डाउट ये होगा कि अगर ओपनर लंबा खेल के पावर प्ले के बाद बारी आई सलमान की तो क्या वो इस तरह हिटिंग कर सकेगा या नहीं। फिर शादाब खान, यू हैव टू मेनी ऑलराउंडर, शादाब खान है, साइम अयूब पूरा स्पिनर बन चुका हुआ है, देन उस्मान तारिक की जगह नहीं बन पाएगी, इब्रार भी खेल रहा होगा, नवाज भी खेल रहा होगा, फिर अब अंडर स्कोर कर जाते हैं। ऑलमोस्ट आपकी जो आज गुफ्तगू की है ये पहले भी वही थी, वो बिल्कुल लगता है कि रिपीट है, कि डेट ना हो। लास्ट वर्ड्स। एक चीज में डॉक्टर साहब अगर ऐड करना चाहूँ, आपने कहा कि स्किल सेट वाइज तो हमें उतरना ही नहीं चाहिए मैदान में इंडिया के अगेंस्ट, तो वैसे हम उतर नहीं रहे थे और ज्यादा अच्छा फैसला नहीं था, ये गलत नहीं हो गया? नहीं, वो फैसला तो आपका ठीक था। देखें अब टाइम आ गया है और मैं आप चले जाते जाते मैं ये कह देता हूँ, प्रीवियस चेयरमैन पे मैं कोई बात नहीं करता, बहुत आसान होता है जो ऑफिस होल्ड नहीं करते, बट ये करंट चेयरमैन अगर आपकी क्रिकेट की फॉरेन पॉलिसी को इतना तगड़ा
और आप कर सकते हैं, और अगर इतने पावर यील्डिंग है कि ये डायनामिक्स को चेंज करके रिपोजिशन कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी के पर्सपेक्टिव में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैनेजमेंट के रीइंफोर्स फेलियर्स जो है, रीइंफोर्समेंट है, उसको ख़त्म करें। एंड ही इज़ द वन जो कि बाहर से ट्रेन द ट्रेनर्स ला के और साइंटिफिक इंटीग्रेशन करवा के और इन्वेस्टमेंट करके स्ट्रक्चरली जो है, ही कैन रियली हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट आउट, एंड आई होप ही डज। जी, वी ऑल्सो होप। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें क्रिकेट के ऊपर एनलाइटन करते हैं, और जिस तरह की आपकी डिस्कशंस होती हैं, आमिर साहब ने वो क्लिप भी दिखा दिया कि जो आप कह रहे होते हैं वही कुछ हो रहा होता है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, उनको वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे जो है इक़्तिसादी मामलात पे ख़ास तौर पे ज़्यादा चीज़ें पूछूँ, मगर पाकिस्तान की इक़्तिसादियत या कहीं भी इक़्तिसादियत का डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो सियासियात से भी होता है। और इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की, कि आपके जो है काफ़ी सारे पंजाब के रास्ते जो केपी के साथ भी मुनक़ता हैं, और फिर कश्मीर के साथ, और जो है नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ। और अभी मैं सुन रहा था लॉ मिनिस्टर को, वो ये कह रहे थे कि अगर ये रास्ते ना खोले गए तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो ये क्राइसिस चल रहा है, और इस बात पे अड़ा हुआ है कि हुकूमत ने ये ज़िद लगाई हुई है कि इमरान खान की जो ख़ानदान को या उनके डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं देनी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सीरियसली आमिर भाई, एक 25 करोड़ का मुल्क है, 5वीं छठा दुनिया का बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, ये हम अपनी जग रसाई करवाते हैं, मजाक उड़वाते हैं अपने ऊपर। दुनिया क्या सोचती होगी, हम छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर रहे हैं। खान साहब भी जब से हटाए गए हैं पावर से, जब से वो बस एक प्रोटेस्ट के धरने की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे ख्याल से 2 इनकी डिमांड्स थी कि हमारी मनपसंद या जिस पे हमें एक भरोसा है वो डॉक्टर्स को इलाज करने दो और फैमिली से मिलने दो, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कोई अचंभे वाली बात थी या कोई अनप्रेसिडेंटेड बात थी। ये तो होता रहा है, मेरे ख्याल से बड़ा दिल करके कर देना चाहिए था। मुझे खुशी है कि कम से कम डॉक्टरों ने जो देखा है, उसमें से एक डॉक्टर वो थे इस्लामाबाद के जो इन्होंने तजवीज़ किए थे, कुरैशी साहब। और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उनकी बीनाई काफ़ी तेज़ी से लौट रही है सीधे हाथ की आंख पे। लेकिन सीरियसली हम ये छोटी छोटी बातों पे पता नहीं क्यों लड़ाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो है मुतअद्दिद सोर्सेज से SIFC भी कह चुकी है ये मॉडल ठीक नहीं है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये कहा गया है। और अभी मैं साकिब शिरानी उनका कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी ये कोई इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन कोई टर्मिनोलॉजी है, ये उस तरह का कुछ मॉडल जो है ना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को संवारे बगैर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कोई भी मॉडल नहीं चलने वाला। मैं चाहूँगा हमारे इकोनॉमिक मॉडल पे और हमारे मामलात जो चल रहे हैं इस पे ज़रा एक लार्जर आप एनालिसिस दे सकें। देखिए, कल ये जो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, स्टीवन डरकॉन, उन्होंने एक लाहौर में लम्स में एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जिस तरह चल रहे हैं, अगर आप लोगों की 4% भी ग्रोथ हुई तो आपको पहले दिन भागना पड़ेगा आपके वजीर ख़जाना को IMF की तरफ एक और पैकेज लेने के लिए। और वो भी ये समझते हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब लाए थे इनको, वो भी ये समझते हैं कि यार जिस तरह आप मईशत चला रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। हम ईमानदारी की बात है कि पहले एक ज़माने में आमिर भाई आप जानते हैं, आपने मैंने बात भी की है बूम बस साइकिल की, अब तो ये बस टू बस साइकिल है। मतलब 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने 4 साल के अंदर, 1 पैसे का। ठीक है, आपने शुरू में बचा लिया मुल्क को डिफॉल्ट से, फिर डाला डिफॉल्ट में आपने, वो भी बचा लिया। लेकिन अब 2-2.5 साल उस बात को हो गए हैं, तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, आपने क्यों रिफॉर्म नहीं किया? ना आपने पेंशन रिफॉर्म्स किया, ना आपने हुकूमत की साइज को छोटा किया, ना आपने कोई खातिर खा निचकारी की, ना आपने कोई हुकूमत के अखराजात कम किए। आप 61% कंपनीज पे टैक्स लगाते हैं, 40% टैक्स नौकरी पेशा लोगों पे लगाते हैं।
आप ये किस मुंह से कर सकते हैं? और फिर आप 43 अरब रुपया आपने पिछले महीने दे दिया अपने MNAs और MNS हजरात को, हुकूमत के 25-25 करोड़ रुपया फी कस दिया इन्होंने कि जाओ अपने खर्चे करो, मतलब इलाकों में प्रोजेक्ट करो। उसकी करप्शन वगैरह वो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। मतलब आप अब या तो वो गरीब मुल्क है जिसको आप कह रहे हैं कि आपको कुर्बानी देनी होगी, हमें कमर कसनी होगी, हम यहाँ पे कमर कस कस के मर गए हैं। यहाँ पे औसतन पाकिस्तानी 12% गरीब हो गया है, गरीब तरीन पाकिस्तानी 20% गरीब हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल की हाईएस्ट है, FDI 40 साल की लोवेस्ट है, पॉवर्टी पूरी हिस्ट्री की हाईएस्ट है। ऊपर से आप यहाँ पे जहाज खरीद रहे हैं, MNAs को पैसे दे रहे हैं। सर ये तो मतलब ये तजाद है ना सर, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोफेसर साहब ने 4-4.5% ग्रोथ रेट कह दिया है, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि फीस पाशा जैसे लोग भी कहते हैं कि इन्होंने जो 2.5-3% कर रहे हैं, उनके ख्याल में ये भी मुमकिन होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि अगर आपने जिस तरह का आपकी मईशत आपने कर दी है, आप तो 4% के ग्रोथ पे भी आपको IMF पे जाना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहे थे कि आपकी 4% ग्रोथ हो जाएगी। वो तो बोला भाई थोड़ी सी भी ग्रोथ करोगे तो तुमको IMF के पास मजीद एक और प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रोग्राम में देखें, एक चीज होती है ना आमिर भाई, कि आपको IMF कहती है कि यार तुम अपना डेफिसिट कम करो, अपना खसारा कम करो, अपने चादर के हिसाब से पैर फैलाओ। अब आपने जो है वो टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। कहीं किसी को ख्याल आया कि यार अखराजात कम कर लें? कहीं किसी को ख्याल आया कि ये जो 4000 अरब रुपए हम सूबे और वफाक में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे खर्च करते हैं, और आप और मैं जानते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट होती है और क्या खर्चे होते हैं, उसमें 4000 अरब में आप 1000 रुपए का अरब रुपए का कट नहीं लगा सकते थे? क्या आप थोड़े बहुत मतलब 200-500 अरब रुपए हुकूमत नहीं बचा सकती थी? आप सोचें कि आपने 600 अरब रुपए का आपने लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाया, नौकरी पेशा लोगों पे, और 800 अरब रुपए आपने SOEs में ज़ाया किए, पिछले साल नुकसान किया है 830 अरब रुपए का। ये जो हमारी हुकूमत की कंपनियां हैं, तो क्यों आप कोई निजकारी की तरफ नहीं जा रहे? क्यों आप कोई चीज़ नहीं कर रहे, रिफॉर्म्स नहीं कर रहे? सो गुजारिश ये है कि जब तक अगर आपका मकसद ये है कि सिर्फ मैं कुर्सी पे बैठा रहूं, हवाई जहाज में घूमता रहूं दुनिया भर के अंदर और वक्त निकालता रहूं, तो फिर सही है। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि यार पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, दुनिया से मजीद पीछे जा रहा है, हमारे यहाँ भूख व अफलास फैल रही है, बीमारी फैल रही है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, वो मारे मारे दुनिया भर में फिर रहे हैं, हमें कुछ इस मुल्क का करना पड़ेगा। अगर आपके दिल में ये पास है, अगर, तो फिर आप रिफॉर्म्स करें, फिर आप इस्लाहात करें, फिर आप पहले अपनी प्रिविलेजेस को कम करें। ये नहीं कह सकते आप कि मैं नौकरी पेशा लोगों से तो 40% टैक्स ले लूंगा, उसके बाद जब वो अपने बच्चे का दूध खरीदेंगे तो मैं फिर 20% टैक्स लूंगा, वो बच्चे का डायपर खरीदेंगे तो मैं फिर 20% टैक्स लूंगा, लेकिन मैं हवाई जहाज खरीदूंगा। ये नहीं कह सकते सर, ये फिर इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह हुकूमतें पॉपुलर नहीं होती, इस तरह फिर आपके बयान कभी नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, मैक्रो पे तो बहस चलती रहती है, आम आदमी का डायरेक्टली ताल्लुक होता है महंगाई के और बिजली गैस वगैरह के बिलों के ऊपर। रमज़ान जो 1-2 दिन में शुरू हो रहा है और लोगों का ऐसे मौक़ों पे जो है ना महंगाई की तरफ बड़ी नज़र होती है, और एकदम से पहले गैस की कीमत खौफनाक बढ़ाई, फिर बिजली का फिक्स चार्जेस भी बढ़ा दिए, और सोलर वाला भी वो एक प्रोसेस चल रहा है। अभी आज जो है हुआ तो फ्यूल एडजस्टमेंट में ही है, मगर ये पेट्रोल का 5 रुपये बढ़ गया, डीजल का गालबन 7 रुपये बढ़ गया है। तो रमज़ान में लोगों का क्या देख रहे हैं आप हाल होता? ये आमिर भाई, 7 रुपये 32 पैसे डीजल में बढ़ाया, 5 रुपये पेट्रोल में बढ़ाया, ठीक है। ये कहते हैं कि चलो दुनिया भर में बढ़ गई, हम उस पर कोई बहस नहीं करते। ठीक है, आपने बढ़ा दी। जब आप कम करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर देते हैं, जब बढ़ाते हैं तो आपने तस्वीर नहीं दी, आपने अंधेरे में बढ़ा दिया, कोई बात। आपने 4 रुपए बिजली को कम कर दिया, इंडस्ट्रियल की बिजली को, आज इसका नोटिफिकेशन आया है, लेकिन वो पैसे आपने हुकूमत के पास से तो नहीं दिए, वो आपने अखराजात तो कोई कम करके नहीं दिए। कोई शहबाज शरीफ साहब ने कोई PSDP के कुछ प्रोजेक्ट्स में तो कटौती नहीं लगाई, वो कहाँ से आए? वो इन्होंने जो 120 अरब रुपया इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को 4 रुपए सब्सिडी जो इंडस्ट्रियलिस्ट से ले रहे थे वो खत्म की है, तो वो 120 अरब रुपया इन्होंने एवरेज पे पाकिस्तान में जो 3 करोड़ 80 लाख मीटर हैं उनके ऊपर 300 रुपए फी माहाना एडिशनल लगा के दे दिए, 10 अरब रुपए। ठीक है, ये मैं और आप दे रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये हुकूमत ने ये किया है कि चौकीदारों के बिलों पे जो 200 यूनिट ले रहा है या 100 यूनिट ले रहा है, नायब कासिदों के बिलों पे 200-300 रुपए लगा दो,
और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट को 4 रुपए ऑफ देने वो दे दो। मैं 4 रुपए ऑफ देने में बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, वो सही किया इन्होंने, अच्छी बात है कि 4 रुपए ऑफ की। गुजारिश ये है कि क्या चौकीदार ही रह गए थे, क्या वेटर्स ही रह गए थे तुमको लेने के लिए पैसे? तुम्हें पूरी हुकूमत में कोई और नजर नहीं आया? अल्लाह की कसम, तुमको नजर नहीं आया कि तुम PHDP में प्रोजेक्ट काट सकते थे? तुम्हें नजर नहीं आया कि सिंध के अंदर जो ये अरबों जाया कर देते हैं पता नहीं किस किस चीजों में, उसमें से कुछ बचा लेते? तुमको ये कोई पैसा नजर नहीं आया? तुमको बस ये जो गरीब आदमी जो 200 यूनिट टाइप की बिजली ले रहा है, तो हमको उसके बिल नजर आए, मतलब उसका मीटर नजर आया? ये हमारी हुकूमत है सर। जी डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की आपको मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं कि इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं और यहाँ से कंपनियाँ जा रही हैं बाहर। अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन हो गई है, ख़ास तौर पे हमारे कंपेटिटर्स जो हैं, इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी EU के साथ FTA हो चुका हुआ है और अमेरिका के साथ जो उनकी डील है उसके कॉन्ट्रोवर्स अभी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, थोड़े से क्लियर नहीं हो रहे। मगर हमारे लिए क्लियरली ये कंपटीशन खित्ते के अंदर जो है हमारे कंपेटिटर्स का मज़ीद बढ़ रहा है। ये एक हुआ, उसके बाद से आगे कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसका कुछ, जिस तरह आपने कहा 4 साल तो हो गए हैं, कुछ मज़ीद कोई उम्मीद करते हैं कि बस इसकी तकरीर ही की जाती रहेगी? सर देखें, PIA का भी सच्ची बात है कि इन्होंने जानबूझ के पहले खराब करवाया था और इसीलिए वो ब्लू वर्ल्ड को रखा था कि तुम एक बिड कर देना। इन्होंने ये बिल्कुल, इनको पता थी कि इनके इस कंपनी के वाजबात जो हैं वो ज्यादा हैं, उसके असासे कम है, और जो बिडर्स थे वो इनको बोलते रहे। रोज के 229 करोड़ रुपए ये हुकूमत की कंपनियां रोज कर रही हैं, हर रोज 229 करोड़ रुपए, घंटे के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा। डॉक्टर साहब, एक खबर है उसके ऊपर हमारे यहाँ कोई इतना गौर नहीं किया गया कि अमेरिका के जो ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये क्रेडिट लिया है कि ईरान में जो करेंसी का क्राइसिस था वो हमने करवाया है। अभी आप जिक्र कर रहे थे और वो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो UAE के ज़रिए शायद कुछ करवाया गया है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि UAE ने जिस तरह अपने 200 मिलियन का भी हमें 1 महीने का नोटिस दिया है और जो है वो भी उन्होंने 6.5% इंटरेस्ट पे, और उनके इसराइल और इंडिया के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हो गए हैं, तो हम कितने वल्नरेबल हैं? कोई इस तरह के हमारे सारे रेमिटेंसेस भी जो है इधर से आते हैं, फिर हम रोल ओवर्स भी इन पर डिपेंडेंट हैं, और हम अभी सऊदी अरेबिया और UAE में एक आपस में लड़ाई तजादात की वजह से फैसला करना पड़ रहा है वन वे और अनदर। देखें, हमारी डिप्लोमेसी ये होनी चाहिए और है भी मेरे ख्याल से कि हम सऊदी अरब के बहुत साथ करीब हैं, लेकिन हमने UAE से पूरी दोस्ती रखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ को आते जाते रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। जिस तरह हमारा हम अमेरिका, चीन से ज़्यादा करीब है, लेकिन अमेरिका से भी दोस्ती रखेंगे। लेकिन ईरान, सर देखें, ईरान के अंदर करेंसी क्राइसिस इसलिए भी आएगा, उन्होंने सैंक्शंस लगाए और वो ईरान को मईशत जिस तरह ईरान चलाता है ना, इस तरह नहीं चलानी चाहिए। मतलब ये तेल के समंदर पे बैठे हैं और वो मुल्क इस तरह अमीर नहीं है। ईरान की हुकूमत भी जो है ना, वो डिप्लोमेटिक से इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की एक्चुअली बात कर रहा था कि हमारी बैलेंस ऑफ रिटर्न, बैलेंस और की पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिर ज़रा सा कोई ऑयल का झटका खित्ते में जंग हुई तो वो क्या है, और हमारी रेमिटेंसेज एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हैं। सो ये कितने की वल्नरेबल हैं हम? कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ का इम्कान तो नहीं है? तो देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान $50 का दुनिया में तेल हो जाए ना, पाकिस्तान थ्राइव करेगा। 60 पे पाकिस्तान ठीक है, 70 पे पाकिस्तान थोड़ा टाइट हो जाता है, 80 पे पाकिस्तान स्ट्रेस में आ जाता है। $80 के ऊपर दुनिया भर के तेल की कीमत हो जाती है, हमारी इकोनॉमी जो है ना उसके बुरे हाल होने लगते हैं। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी आर वेरी वनरेबल एंड वेरी डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल रेमिटेंसेज, इंटरनेशनल लोन्स एंड एड्स। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने पैर पे खड़े रहने नहीं सीखेंगे, आप ये वल्नरेबिलिटी होगी। आपको UAE का रिएक्शन से भी डर लग रहा होगा, आपको रिएक्शन से भी डर लग रहा होगा। आप कुछ तो थोड़ा एक्सपोर्ट कर लो ना। मतलब ये देखें ना, हिंदुस्तान के ऊपर जब अमेरिका ने ये 50% वो लगाया था, उसके बावजूद भी इन्होंने फार्मास्यूटिकल्स को हिंदुस्तान की छोड़ दिया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को हिंदुस्तान की छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स। बहुत इन्होंने IT सर्विसेज को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए उनको जरूरत थी। पाकिस्तान की ये जरूरत किस किस की चीज को है? हमारी, मतलब हम तो सिर्फ मतलब बनियान और बेडशीट्स ही बेचते हैं ना। तो
तो हमको थोड़ी सी अपनी एक्सपोर्ट्स को या तो इतनी ज़्यादा मतलब हम मसनूआत बेचते हैं और इतनी क्वांटिटी में बेचते हों कि लोग घबराएं कि यार पाकिस्तान के ऊपर कुछ कदम लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे कंज्यूमर्स को। हम तो कहीं पर भी मुश्किल नहीं पैदा कर सकते, हमको अपनी मईशत को मजबूत करना होगा। ये दूसरे डॉक्टर साहब लास्टली मैं क्योंकि वक्त महदूद है, मैं क्विकली आपसे जो है कि हमारा सबसे बड़ा खर्चा जो है वो ऑयल एंड गैस इंपोर्ट, एनर्जी की इंपोर्ट का है, शायद 14-15 बिलियन डॉलर तक है। ये सोलर जो है इसकी वजह से 14,000 यूनिट वो बना रहे हैं और इसका अगर इसकी जगह हमें फ्यूल मंगवाना पड़ता है जो कि इम्पोर्टेड हमारा 85% होता है, तो ये कोई पता नहीं 5-6 बिलियन डॉलर का तो ये खर्चा बचता है। उसके बावजूद यहाँ ये जो पॉलिसी है कि आप सोलर को डिस्करेज करने की क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी पॉलिसी है। हाउ डज इट मेक सेंस? तो देखें, इस तरह सोचें कि आज बड़े चैनल हैं, 92 है, 1000 और चैनल हैं, ठीक है। अगर कल हम ये कहें कि नहीं भाई आप चैनल जो है ना सिर्फ पीटीवी देखें तो लोगों का क्या होगा? लोग नहीं करेंगे। लोगों के पास 1000 चैनल हैं तो पीटीवी कोई इतना नहीं देखता था, लेकिन जब मैं और आप छोटे थे तो हम सब पीटीवी देखते थे क्योंकि एक ही चैनल था। इसी तरह असर हुआ ये है कि आज के दिन लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया है कि वो देख सकते हैं, वो बिजली बना सकते हैं सोलर की अपने घर पे 17-18 रुपए की। हुकूमत बज़िद है कि आप हमसे 45 रुपए की लें, हमसे 50 रुपए की लें। वो ये बात नहीं समझ रहे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है दुनिया भर में। अब बिजली जो है वो आप 18 की बना सकते हैं, 3-4 रुपए में इसको स्टोर कर सकते हैं। अब आपको इस मार्केट से कम्पीट करना पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती महंगी बिजली नहीं बेच सकते। लेकिन वो ये बात पे समझ नहीं रहे। वो बज़िद हैं कि भाई अगर हमने गलती करी है, हमने महंगे प्लांट्स लगा लिए, हमने ज़्यादा बिजली लगा ली, तुम हमारी बिजली खरीदो। ये क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे लिए आपने कीमती वक्त दिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, अब चूँकि कुछ टाइम हमारे पास बाकी है, लेकिन एक बड़ी ज़रूरी बात, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी ने कमेंट किया है इस पूरे मामले पर और इमरान खान की बीमारी पर और जेल काटने के हवाले से, आपका बड़ा एक इसके ऊपर इंटरेस्टिंग मैं चाहूँगा कि और भी तकरीर के अंदर जो है ना उन्होंने ये कहा है कि औरतों की तरह जो है ना ये आंसू बहा रहे हैं। पहले तो ये है कि ये औरतों की जो है तज़हीक है और आसिफ जरदारी साहब को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उनके पास ये जो इख्तियार और ये ताकत है, वो एक औरत जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो था, पाकिस्तान की बहादुर खातून थी, ये उसके मरहूने मिन्नत जो है मिन्नत है। तो ये औरतों का ये कह देना कि औरतों की तरह तस्वीर बनाने आजकल के दौर में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होता है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये आसिफ जरदारी साहब का मैं समझता हूँ ये बड़ा ही नामुनासिब ये जो है ना जैब्स लेना जो है ना, ये वो इसलिए है कि सबको पता है कि इन्होंने कहने को तो वो कोई 11 साल कोई 14 साल तक ले जाता है कि जेल काटी है। सबको पता है कैसे काटी है। मुझे ख़ास तौर पे पता है कि मैं इनको जब ये जेल में थे तो मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। जब ये आते थे कचहरी में फॉर एग्ज़ाम्पल मुलाकात के लिए, पेशी के लिए, तो फिर वो 7-8 घंटे वहाँ पे एक कोई 20 मैं एक दफ़ा इनको मिलने गया था तो कोई 15 के करीब जो है वहाँ पे जो है मिलने वाले आए हुए थे। केक, पेस्ट्रियाँ, उसके बाद जो है चरखे, मतलब मैंने बल्कि उस ज़माने में एक कॉलम लिखा था कैचअप गर्ल के नाम पे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को अब भूल गया है कि पोस्टर गर्ल पीपल्स पार्टी की ये फरजाना राजा साहबा होती थी और वो ही इनकी तमाम एडवर्टाइजिंग भी वही इंचार्ज थी और वही नज़र आती थी। तो आसिफ साहब को गुस्सा चढ़ गया कि पेस्ट्रीज के साथ केचप नहीं थी। उन्होंने एकदम केचप निकाल के पेश की कि जी मैं केचप भी लाई हूँ। तो वो एक खैर उनके मतलब भी था, मगर वहाँ का माहौल जो है वो जो था कि वो कई घंटे, वो शाम तक वो कचहरी ख़त्म हो जाती थी, वो उनकी मुलाकात जारी रहती थी और लतीफ़े और ये सारी बातें। और फिर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर किसको नहीं पता कि वहाँ पे ये रहते थे ज़्यादातर जो है कराची में वो, और वहाँ पे तमाम इनको सहूलियात मैसर थी। ऐसी सहूलियात भी मैसर थी जो कि जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मगर वहाँ पे इनको फॉर एग्ज़ाम्पल इनके ख़ानदानी जो हैं वो एक नजूमी हैं,
मटुमल साहब बड़े मोतबर आदमी हैं, बड़े अच्छे नजूमी हैं, बाय द वे हमारे भी बड़े दोस्त हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े टॉप के वकील भी हैं। उन तक भी एक्सेस थी कि ये सितारों की का हाल भी वहाँ पे जेल में बैठ के डिस्कस कर लिया जाता था। तो ये कह देना कि जी वो ये बहरहाल ये कोई, और वहीं पे कहीं उनको बता भी दिया गया था कि आपका आगे फ्यूचर जो है वो बड़ा ताबनाक है। जी वो नहीं उनका वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, उस पर भी मैंने कॉलम लिखा हुआ है कि मोटमल साहब को पहले उन्होंने इनकी जो है प्रोफेटिकली ये कहा था कि ये छूट जाएंगे और ये बादशाह बनेंगे, तो ये मानते नहीं थे। तो बाद में फिर वो प्रूव हुआ कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होगी, और फिर वो कारगिल हुआ, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, फिर इनकी आसानियां हो गई, ये बाहर आके बादशाह भी बन गए। तो वो इनकी वो पूरी हो गई। तो पॉइंट ये है कि ये जो है जेलें जिस तरीके से काटी गई जो है कि टोटल एक्सेस भी रहती थी और जो है टोटल मुलाकातें भी रहती थी। आमिर साहब के इस टाइम पे ये जो जेलों का कंपैरिजन हर कोई देता फिर रहा है, बात यह कि बड़ी बुनियादी सी डिमांड है कि वो थोड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, और वही मसला है कि CRVO हर जगह पे चल रहा है, आंख का मसला चल रहा है, जो उनके अपने डॉक्टर मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक अंडरलाइंग इसकी रीजन हो सकती है, दैट नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड, उसको देखना जरूरी है। इसमें कोई कबाहत होनी नहीं चाहिए, जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा इट्स नॉट इवन अनप्रेसिडेंटेड। तो ये कंपैरिजन यहाँ पे थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है। इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।